बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नाम के गांव में किरण और जिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उन दोनों के पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। जिया बहुत सुंदर होती है और खूबसूरत होने के साथ साथ जिया बहुत घमंडी भी थी। और वहीं दूसरी तरफ किरण का रंग थोड़ा सांवला था और वो कभी भी घमंड नहीं करती थी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसका रंग काला होने के कारण उसकी बहन जिया और उसकी माँ कुंती उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिया अपनी माँ से जब भी कोई नए कपड़े मांगती तो उसकी माँ उसको तुरंत ही लाकर नए कपड़े दे दिया करती थी। लेकिन जब किरण अपनी माँ से नए कपड़े मांगती तो कुंती उसको मना कर देती थी। अरे तुम कपड़े लेकर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारा रंग तो बिल्कुल काला ही है और नए कपड़े तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। पर हाँ, जिया के कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, उन्हीं को पहन लेना तुम। लेकिन माँ, आपने जिया को भी तो नए कपड़े दिलाए हैं ना? उसका रंग देखा है तूने? कितनी गोरी और खूबसूरत है वो। आप और जिया मेरे रंग को लेकर हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो। और वैसे भी इंसान का दिल साफ होना चाहिए, ना कि उसका रंग। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने बोल दिया ना, नए कपड़े नहीं दिलवाऊंगी तो मतलब नहीं दिलाऊंगी। और इस बात के लिए मुझसे दोबारा मत बोलना। ठीक है माँ, फिर आप मुझे जिया के पुराने कपड़े ही दे दो। उसके बाद कुंती किरण को जिया के कुछ पुराने कपड़े लाकर उसे दे देती है और किरण को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो कपड़े देखकर किरण कहती है, अरे ये कपड़े तो बहुत पुरानी हैं और कई जगह से फटे भी हैं। इन कपड़ों को मैं कैसे पहनूंगी? कपड़े फटे होने के कारण किरण उसको नहीं पहन सकती थी। जब भी किरण और जिया एक साथ स्कूल जाती तो जिया की स्कूल की कुछ सहेलियाँ उनसे कहती हैं, अरे यार जिया, ये तेरी बहन ही है ना? देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ तू इतनी गोरी और कहाँ ये इतनी काली, बिल्कुल बैगन की जैसी। पता नहीं यार, लेकिन मुझे इस मनहूस के साथ ही स्कूल आना पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर किरण बहुत निराश हो जाती है। लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको पता था कि वो कुछ भी बोलेगी तो सब उसका मजाक बनाएंगे। और यही सोच करके किरण उनसे कुछ भी नहीं बोलती है। जिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किरण उसके साथ स्कूल जाए। जिया किरण को परेशान करती थी। कभी दरवाजे पर कुंडी लगा दिया करती तो कभी उसका बैग छुपा दिया करती ताकि वो स्कूल ना जा पाए। ऐसे ही जिया किरण को बहुत परेशान करती थी। इतना सब होने के बावजूद भी किरण किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में फेयरवेल का दिन था और जिस क्लास में जिया और किरण पढ़ती थी उसी क्लास की टीचर कहती हैं, बच्चों, हमारे स्कूल में एक ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है और जिन जिन बच्चों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो मुझे इन्फॉर्म कर दें। ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जिया और किरण भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। घर आकर जिया अपनी माँ कुंती से कहती है, मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। मम्मी, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ ना? ठीक है बेटी, तुम पार्टिसिपेट कर लो क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी ही जीतेगी। हुर्रे! ठीक है, आप मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दिलवा दो जिसको मैं ड्रेस कंपटीशन के दिन पहनूंगी। ठीक है मम्मी। जिया इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है।
और थोड़ी ही देर बाद किरण भी घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। हाँ तो क्या करूँ मैं, नाचूं क्या? लेकिन माँ, हमारी क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेंगे ही ना, सब तेरी तरह बदसूरत थोड़ी ना है। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे मैं ड्रेस दिलवा सकूं, समझी? ये बात सुनकर किरण बहुत उदास हो जाती है और घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर किरण बहुत हैरान हो जाती है और उनसे कहती है, आप तो परी हो ना, आप यहाँ पर कैसे? मैं तुम्हें ऊपर आसमान से देख रही थी कि तुम बहुत दुखी हो और मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती। मैं सभी लोगों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। पर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे काले रंग की वजह से मुझसे मेरी बहन और माँ बहुत नफरत करती हैं। मेरी माँ हमेशा मेरी बहन से प्यार करती है क्योंकि वो बहुत गोरी और सुंदर भी है। और हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन भी है। जो सबसे सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा वही जीतेगा। और इस कंपटीशन के लिए मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हें एक गोटेदार लहंगा दूंगी और वो भी जादुई गोटेदार लहंगा। इतना कहते ही परी किरण को एक जादुई गोटेदार लहंगा दे देती है। इस गोटेदार लहंगे को पहनने के बाद तुम गोरी हो जाओगी और बहुत सुंदर लगने लगोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद किरण उस गोटेदार लहंगे को पहनकर देखती है तो वो अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो गोरी हो चुकी थी। फिर किरण उस कंपटीशन में जाती है और वो वहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदर लगती है और वो उस कंपटीशन को जीत जाती है। ये बात जब जिया और कुंती को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। माँ, इसका गोटेदार लहंगा देखो कितना ज्यादा सुंदर है और ये कंपटीशन भी जीत गई है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? और इसके पास ये लहंगा कहाँ से आया? तुमने तो इसे ड्रेस दिलवाने से मना कर दिया था ना माँ? मैंने तो इसे ये लहंगा नहीं दिलवाया। चल बता, ये गोटेदार लहंगा कहाँ से लेकर आई है तू? माँ, मैं गार्डन में थी और ये गोटेदार लहंगा मुझे वहीं पड़ा हुआ मिला और मैंने इसको घर लाकर पहन लिया। चल ठीक है, अब ये लहंगा मुझे दे दे। नहीं माँ, ये गोटेदार लहंगा मैं किसी को नहीं दे सकती। आप जिया को कोई नया लहंगा दिलवा दो। ऐसे कैसे नहीं देगी? तुझे ये गोटेदार लहंगा देना ही पड़ेगा। इसके बाद कुंती किरण से वो गोटेदार लहंगा ले लेती है और लहंगा लेकर जिया को दे देती है। जैसे ही जिया उस गोटेदार लहंगे को पहनती है तो वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है। तभी कुंती उससे कहती है, अरे जिया, ये तो इतनी बदसूरत कैसे हो गई? तभी किरण उनको सारी बात बता देती है। तभी किरण उस परी को याद करती है और परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और किरण से कहती है, क्या हुआ किरण, कैसे याद किया मुझे? आपने मुझे जो जादुई गोटेदार लहंगा दिया था वो लहंगा इन लोगों ने मुझसे छीन कर ले लिया और उसे पहन लिया और उसको पहनकर ये बहुत बदसूरत हो गई। आप इसे पहले जैसा कर दो ना परी जी। पर क्यों? ये तो तुमसे बहुत नफरत करती है ना। कोई बात नहीं परी जी, आखिर ये तो है मेरे अपने ही ना। आप इसे पहले जैसा बना दो। इसके बाद परी जिया को पहले जैसा बना देती है
और फिर परी वहाँ से चली जाती है। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं माँ। उस दिन के बाद से कुंती ने कभी भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव नहीं किया। उस दिन से किरण अपनी माँ और बहन के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगी। ये कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली कोमल नाम की एक औरत की है। उसके साथ उसकी 9 साल की बेटी प्रिया और पति माधव भी रहता था। कोमल को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, कोमल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और वो अपने पति और बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। जिसके बाद माधव हमेशा प्रिया की परवरिश के लिए परेशान रहता था, क्योंकि कोमल के जाने के बाद प्रिया हमेशा बस रोती ही रहती थी। इसीलिए प्रिया की देखभाल के लिए प्रिया की मौसी, जिनका नाम अनुराधा होता है, उससे वो शादी करता है। लेकिन 2 महीने बाद ही एक भयानक बीमारी की वजह से प्रिया के पिता भी प्रिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और खाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ बासी रोटी ही दिया करती थी, जिसकी वजह से प्रिया की भी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे करमजली, सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई है? जल्दी इधर आओ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही प्रिया जल्दी से बाहर आई और अपनी सौतेली माँ से बोली, क्या हुआ माँ, कोई काम है क्या? अरे करमजली, तुझे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या या कान में रुई ठूस ली है? सुन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर अनुराधा अपना बैग लेकर बाहर चली गई। वहीं प्रिया दोबारा से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। काफी समय बीतने के बाद प्रिया को बहुत तेज भूख लगती है। अरे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, मैं क्या खाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, फिर बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। जैसे ही प्रिया अपने सौतेली माँ के कमरे में जाती है, तो उसे सामने तकिए के नीचे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। पैसे को देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अरे यहाँ तो केवल 20 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ के आने से पहले नूडल्स वाले भैया के यहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसे सोचकर प्रिया तकिए के नीचे से पैसे उठा लेती है और खाना खाने के लिए नूडल्स वाले की दुकान पर चली जाती है। वहाँ प्रिया 1 प्लेट नूडल्स खाती है। अब वो नूडल खाकर घर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ अनुराधा गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी और वो प्रिया का ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ, मैंने कुछ किया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कलमोही, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे कमरे से पैसे चुराएगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? अब सच सच बता, तूने मेरे कमरे से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने आपके कमरे से पैसे लिए थे और नूडल्स वाले की दुकान से जाकर 1 प्लेट नूडल खाई है। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगी। तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। प्रिया रोते रोते अपनी सौतेली माँ से बहुत माफी मांगती है, लेकिन गुस्से से लाल अनुराधा ने उसकी एक ना सुनी।
फिर वो एक मोटा सा डंडा लाकर प्रिया को मारने के लिए पकड़ने लगी और प्रिया के दोनों हाथों पर मारने लगी। तभी प्रिया दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस मार की वजह से तुझे पूरी जिंदगी भर का सबक मिल गया कि घर में चोरी करने की सजा क्या होती है। अब अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर यहाँ से फुट ले, भाग यहाँ से। प्रिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है और चलते चलते गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रोते रोते वो अपने माता पिता को याद करने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए? यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है माँ। ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। तभी अचानक प्रिया को किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कोई है यहाँ? कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते हुए प्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही प्रिया एक घायल प्यारी सी परी को देखती है और वो हैरान होकर बोलती है, अरे ये तो एक परी है, लेकिन इस हालत में। परी, क्या हुआ आपको और आपकी ये हालत कैसे हुई? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? मैं परियों की रानी हूँ, सिंड्रेला परी। एक दुष्ट परी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? फिर प्रिया उस परी को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा देती है और झट से नदी से पानी लाकर उसे रानी परी को पिला देती है। उसके बाद रानी परी उसे अपने बारे में बताती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। कृपया करके बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहाँ कहीं खो गई है, उसे खोजकर मुझे दे दो, जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढकर अभी लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया रानी परी की छड़ी ढूंढने लग जाती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रिया को कुछ कटीली झाड़ियों के बीच रानी परी की जादुई छड़ी मिलती है। शुक्र है रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल ही गई। मैं जल्दी से रानी परी को ये देकर आती हूँ। प्रिया ने जैसे तैसे उन कटीली झाड़ियों से अपने जख्मी हाथों की बिना परवाह किए उस जादुई छड़ी को निकाल ही लेती है और उसे ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप देती है। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। सिंड्रेला परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली तो उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। अब प्रिया ने रानी परी सिंड्रेला से पूछा, रानी परी सिंड्रेला, आप यहाँ पर क्या करने आई थी? लगभग 30 साल पहले एक दुष्ट परी परीलोक से भागकर पृथ्वी लोक पर आ गई थी। वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। उसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। अब हमें खबर मिली है कि वो इंसानी रूप को धारण करके इसी गांव में रहती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और हमें पता चला है कि वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन रानी परी, जितना मैंने सुना है, परियां तो लोगों की मदद के लिए है ना? लेकिन ये परी ऐसे क्यों कर रही है?
ये दुष्ट परी सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनना चाहती है। इसी वजह से इसको अच्छाई बुराई में फर्क नहीं नजर आ रहा और ये अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि उसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप उसे पहचानोगी कैसे? उसको पहचान पाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो तो एक इंसानी रूप में है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि वो इंसानी रूप को धारण करके रह रही है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी तो मैंने उसके माथे पर अपनी जादुई तलवार से वार किया था, जिससे उसके माथे पर एक काला निशान पड़ गया था। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उस काले निशान से उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी सिंड्रेला की नजर प्रिया के जख्मी हाथों पर जाती है। अरे, तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथों को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से प्रिया के दोनों हाथों को ठीक कर दिया। तब प्रिया ने रोते रोते अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई परी को बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ परेशान करे तो तुम मुझे याद कर लेना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और तुम अपने साथ ये जादुई हीरा लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस हीरे को अपने हाथ में रखकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला वहाँ से अदृश्य हो गयी। फिर प्रिया उस हीरे को लेकर अपने घर वापस चली गई। रात को जब प्रिया अपनी सौतेली माँ को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ के माथे पर वही काला निशान देखा। निशान देखते ही प्रिया सोचने लगी, अरे, माँ के माथे पर काला निशान है। ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे रानी परी ने बताया था। लेकिन ये निशान माँ के माथे पर कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर पूरी रात यही सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने रानी परी के दिए हुए उस जादुई हीरे की मदद से रानी परी सिंड्रेला को याद करने लगी और पलक झपकते ही रानी परी सिंड्रेला वहाँ पर प्रकट हो गयी। क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से परेशान किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। कल आपने जो निशान के बारे में मुझे बताया था, मैंने ठीक वैसा ही काला निशान अपनी सौतेली माँ के माथे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी सो रही है, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर प्रिया रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में चली गई। जैसे ही रानी परी ने प्रिया की सौतेली माँ को देखा तो वो पहचान गई कि ये वही दुष्ट परी है। फिर रानी ने अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए प्रिया से कहा, इस दुष्ट परी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनकर प्रिया बहुत डर गई। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट परी को एक रस्सी से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच पाओगी? इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर उस दुष्ट परी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने आप को आजाद ही नहीं कर पाई। तभी रानी परी सिंड्रेला की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और उस शैतान परी को जलाकर राख कर देती है। रानी परी जी, आपने गांव के बाकी लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी सौतेली माँ भी अब नहीं रही
अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे प्रिया बेटी, अब रोना बंद करो। तुम मेरे साथ परीलोक में रहोगी। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सच में रानी परी सिंड्रेला? रानी परी सिंड्रेला नहीं, मुझे माँ कहो। बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब चलो, परीलोक में सारी परियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला प्रिया को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्रिया वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। उसके बाद से प्रिया अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में हंसी खुशी से रहने लगी।